Students, you must have learned or read about the three battles of Panipat. आपने पढ़ा होगा कि ये कब और किस किस के बीच में लड़ी गई, मगर क्या कभी आपने ये क्वेश्चन खुद से किया है कि ये लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों हुई? अब जब इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स से पूछा गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना था कि जब दो सेनाएं आपस में लड़ने के लिए आई तो कोइंसिडेंटली वो पानीपत में ही आकर मिली और वो लड़ना शुरू कर देती है। बट इट इज नॉट द फैक्चुअल। स्टूडेंट्स, ये टोटली रॉन्ग आंसर है। असल में यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2014 में पूछ लिया। अब जब यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा तो हमें वहां पर कोई बकवास नहीं लिखनी, कोई रबिश बात नहीं करनी होती। वी हैव टू गिव फैक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें फैक्ट से बात करेंगे, फैक्ट के बेस पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, it is going to be very interesting lecture. You will learn a number of things about war, about battles. So keep watching this video till end. First of all, हम ये पता कर लेते हैं कि जब कोई वॉर होता है तो उसमें किस किस चीज को ध्यान में रखा जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले रीजन क्या होता है। हम देखते हैं कि जब भी कोई वॉर होगा तो उसमें एक अटैकर होगा और दूसरा डिफेंडर होगा। अब जो बच्चों यहां पर डिफेंडर होगा और जो अटैकर होगा, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, अटैकर, अगर मान लो हमारे यहां पर एक ये लोकेशन ए और बी है, अटैकर जो होगा अगर बी पर अटैक करेगा तो ही हैज टू हैव फुल पावर, फुल स्ट्रेंथ ऑफ हिज स्टेट। तो उसके पास फुल स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो कहीं भी अगर डिफेंडर से मिले तो उसे वो हरा सके। अब बच्चों, इफ वी सी डिफेंडर, तो डिफेंडर के पास क्या होना चाहिए? देखिए बच्चों, जो डिफेंडर होगा वो अटैकर को किसी खास प्लेस पर ही रोकना चाहेगा। यानी कि दिस बैटलफील्ड, दिस इज कॉल्ड बैटलफील्ड। ये बैटलफील्ड वो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जहां पर उसे मैक्सिमम एडवांटेजेस मिल सके वहीं पर उसे रोकना चाहेगा। अब ये एडवांटेजेस कैसी हो सकती है? और वहां पर अटैकर का भी व्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों कि वो वहां पर लड़ना चाहेगा या नहीं। तो यहां पर उस बैटलफील्ड की ज्योग्राफी देखी जाती है कि वहां पर कैसा वो एरिया कैसा है। स्ट्रेटजिक पॉइंट के व्यू से उसे चूज किया जाता है। स्ट्रेटजिक पॉइंट में होता है बच्चों कि अगर जो ये डिफेंडर या अटैकर जो यहां पर लड़ रहे हैं तो देखिए जो इनकी फोर्स को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। यहां पर उन्होंने आर्मी बिठा दी तो आर्मी को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले फूड एंड सप्लाई, ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अगर आप अपनी आर्मी को 1 या 2 दिन का भी राशन ना दे पाए तो वो नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी, वार हेड्स, जो उनके पास वार हेड्स एनफ होना चाहिए। और जो एनफ वार है आप इतनी दूर कैसे लेकर जाओगे? हालांकि अगर हम बात करें 15 या 16 सेंचुरी की तो उस टाइम वार हेड्स में बच्चों क्या क्या हुआ करते थे? वहां पर स्वॉर्ड्स हुआ करती थी, तलवारें चला करती थी, स्पीयर्स, भाले हुआ करते थे, और यहां पर अब कैनन भी आ गई थी, यानी कि तोपें। तो ये वार हेड्स थे, आज की तरह मिसाइल नहीं थी। यहां पर कैवेलरी थी, एलिफेंट
जो एलिफेंट वाली सेना थी, आर्मी थी, तो ऐसी सेना को वहां पर ले जाना और उनको संभालना काफी मुश्किल होता है। तो जो डिफेंडर होगा वो क्या चाहेगा कि इसकी कैपिटल से या इसकी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है जहां पर, उससे ये बैटल फील्ड ज्यादा दूर ना हो। फिर तीसरी बात बच्चों जो इसमें स्ट्रेटजिक पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पर भी कंट्रोल होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन पर कंट्रोल नहीं होता तो यहां पर जहां पर रूलर का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो खत्म हो जाएगा। तो हो कि हर एक खबर लोगों तक ना पहुंचे और जो भी खबर पहुंचनी है वो रूलर के अकॉर्डिंग ही पहुंचे। फिर तीसरी चीज होती है बच्चों क्लाइमेट। क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये क्लाइमेट क्यों होता है? देखिए बच्चों, अगर ये अटैकर है, ये अगर यहां पर अटैक कर रहे हैं तो इसे भी देखना होगा कि अगर ये बैटल वॉर में कन्वर्ट हो गई तो बैटल का मतलब होता है बच्चों कि 1-2 दिन में लड़ाई खत्म हो जाती है, मगर वॉर है जो काफी लंबा चल सकता है। अब जैसे यूएसए ने 28 फरवरी को सोचा था कि ईरान के साथ सिर्फ एक बैटल होगी, बट इट हैज टर्न इनटू वॉर एंड वी हैव बीन 50 डेज। तो यहां पर क्लाइमेट भी एक लॉन्ग टर्म अगर आपको बैटल रखनी है, वॉर में कन्वर्ट हो जाए, तो अगर वहां का क्लाइमेट अगर आपके लोगों को सूट नहीं करता तो आपको वहां पर नुकसान होगा। और इसका एक एग्जांपल बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जब काफी मतलब कॉन्फिडेंट हो गया कि अब मैंने यूरोप को जीत लिया और अब मैं रशिया को जीत जाऊंगा, तो उसने क्या किया, बैटलफील्ड चेंज कर दी। अभी तक वो अपनी बैटलफील्ड पर लड़ रहा था, मगर अब उसने क्या किया कि यूराल माउंटेन्स को क्रॉस किया और रशिया में एंट्री कर गया। मगर रशियन जो फोर्सेस थी, दीज वर हैबिचुअल ऑफ दैट क्लाइमेट, और जो जर्मनी के सोल्जर थे दे वर नॉट एग्रीमेंट अबाउट दैट क्लाइमेट। तो वहां पर जर्मनी को बहुत सारी नुकसान उठाने पड़े। कई सारे सोल्जर उसके केवल क्लाइमेट की वजह से मारे गए थे, न कि रशियन आर्मी की वजह से। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बच्चों किसी वॉर या बैटल से पहले इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होता है। सो स्टूडेंट्स, now we try to learn these things in context of Panipat. Students, we have these 3 maps of 1526, 1555 and 1761. आप यहां पर देख सकते हो कि जो यहां पर दोनों स्टेट्स थी वो कौन कौन सी थी बच्चों। एक तो यहां पर स्टेट ये रूलर हुआ करते थे दिल्ली के रूलर, यानी कि इसमें भी और इसमें भी, तीनों में जो पार्टिसिपेशन था एक था दिल्ली के रूलर का। यहां पर इब्राहिम लोदी थे, यहां पर हेमू विक्रमादित्य, ये उस टाइम मेवात के रूलर हुआ करते थे, और यहां पर शाह आलम थे, शाह आलम द्वितीय यानी कि सेकंड। तो ये दिल्ली रूलर थे। और दूसरी पार्टी जो अटैकर थी वो यहां अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ से यहां से उसको अटैक करना था। तो यहां पर पहले में बाबर था, यानी कि फर्स्ट बैटल में बाबर, सेकंड में यहां पर अकबर थे जो यहां लाहौर से आगे बढ़ रहे थे दिल्ली की तरफ, और यहां अहमद शाह अब्दाली। तो यहां पर आप देख सकते हो जो अटैक होगा इधर से होगा, यानी कि ये आगे बढ़ेगी, ये आर्मी। अब ये आर्मी आगे बढ़ेगी तो ये किसके थ्रू यानी कि किस रास्ते से आएगी बच्चों। 1526 से पहले भी जो इंडिया में ट्रेड हुआ करता था वो बंगाल से यहां तक लाहौर तक ट्रेड हुआ करता था, और चलते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान एटसेट्रा कंट्रीज में हुआ करता था। तो 1526 में यहां पर भी रास्ता था जो लाहौर को दिल्ली से जोड़ता था, और ये दिल्ली से जोड़ने वाला जो रूट था वो पानीपत से पास होता था।
1545 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी रहे और उन्होंने इस रूट को पक्का बनवा दिया, ये रोड बनवा दिया बच्चों। तो ये जीटी रोड कहलाया, ग्रांड ट्रंक रोड, जो आज कहते हैं जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। तो ये यहां पर ये पक्का शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो उसके बाद 1556 में जो पार्टी आएगी, जो आर्मी आएगी, वो इसी रास्ते आएगी और 1761 में भी जो आर्मी आएगी वो दिल्ली के पास, दिल्ली पर अटैक करने के लिए इसी रास्ते को फॉलो करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अटैकर आएंगे और सेकंड ये दिल्ली सल्तनत के जो रूलर है, दिल्ली के जो रूलर है, ये इन्हें कहां पर रोकेंगे? तो यहां पर ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर ही रोकना पसंद करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि ये पानीपत स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्यों बना। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो पानीपत है वो जीटी रोड पर है, जीटी रोड। अब यहां पर इसकी जो डिस्टेंस है दिल्ली से, ये 90 किलोमीटर के पास है। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे इसकी ज्योग्राफी को देख लेते हैं कि इसका ज्योग्राफी कैसी है। स्टूडेंट्स, जैसे कि ये जीटी रोड के दोनों साइड बसा हुआ है, यहां पर उस टाइम भी क्या हुआ करते थे, हिल टॉप होते थे, मतलब केवल, हालांकि ये काफी ऊंचे दिख रहे हैं, ये इतने ऊंचे नहीं थे। और इसके बाद यहां पर ईस्टर्न साइड एक फील्ड थी जो एल्यूवियल सॉइल थी, जो सूखने पर काफी ठीक हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो यहां पर ये एक प्लेन एरिया दे रहा था। और दूसरी बात फिर बच्चों, यहां पर रिवर यमुना बहती है जो इसके ईस्ट साइड है। तो ये तो है इसकी ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी का फायदा क्या है बच्चों? जो अटैकर है या जो डिफेंडर है, दोनों की जो आर्मी होगी यहां पर एक दूसरे को आमने सामने देख सकती है। दूसरे, जैसे अगर मान लो यही आर्मी पहाड़ों के बीच में लड़े तो दूसरी उस ज्योग्राफी का फायदा उठा सकती है। मगर यहां पर प्लेन और एरिया होने के कारण ये एक दूसरे के आमने सामने लेवल फील्ड पर थी। फिर दूसरी बात, यहां पर जो ये यमुना रिवर थी, ये दोनों आर्मीज को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवा सकती थी। तो यहां पर इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट थी। फिर ये जो पानीपत सिटी है, यहां पर क्योंकि ये एल्यूवियल सॉइल है, जैसे मैंने बताया, तो यहां पर जो फील्ड है फूड सप्लाई कर सकते थे। तो यहां पर ये फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई और प्लेन फील्ड, ये तीनों इसको इंपॉर्टेंट बनाते हैं। फिर दिल्ली के रूलर के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट था? स्टूडेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द डिस्टेंस बिटवीन पानीपत एंड दिल्ली इज ओनली 90 किलोमीटर। इट इज फार एनफ दिल्ली। और ये एक रीजनेबल डिस्टेंस होती है। रीजनेबल डिस्टेंस का मतलब, जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट कौन से होते हैं, जहां पर आप अपनी रेनफोर्समेंट आसानी से भेज सको, जहां से आप कम्युनिकेशन कंट्रोल कर सको। जब भी दिल्ली की आर्मी को फूड एंड सप्लाई या किसी वाटर सप्लाई या फिर वॉर हेड की जरूरत है, तो यहां पर कैपिटल से वो यहां तक आसानी से भेज सकते थे। अगर आर्मी को रेनफोर्समेंट की जरूरत पड़ जाए तो यहां से कोई टुकड़ी आसानी से इस डिस्टेंस पर स्विफ्टली एक्ट कर सकती थी। तो यहां पर इन्हें ये काफी इंपॉर्टेंट यानी कि एडवांटेजेस थी। अब बच्चों, यहां पर जैसे हथियार की अगर जरूरत है, तो जो ये संभाल का टाउन था, तो ये लोहे के काम के लिए काफी यहां पर काफी फेमस था। यहां पर वॉर हेड्स तैयार किए जाते थे उस टाइम के। जैसे मैंने बताया, वॉर हेड्स क्या थे? स्वॉर्ड्स थी, वहां पर स्फीयर थे, भाले थे, ऐसी चीजें वहां पर जो ढाल बनाया करते थे। तो यहां से ये इन्हें आसानी से प्रोवाइड हो सकती थी। तो स्टूडेंट्स, हम यहां पर देखते हैं कि जो पानीपत की लोकेशन है वो किस पर है? मेन रूट पर थी। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी इसकी, जिसमें हम बता सकते हैं कि दिल्ली के रूलर को यहां पर फूड एंड सप्लाई प्रोवाइड करवाने में, वॉर हेड प्रोवाइड करवाने में और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने में
एडवांटेजेस थी। फिर यहाँ के क्लाइमेट की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है इट इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड एंड मानसून पीरियड इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट। यहां पर जो मानसून है वो भी शॉर्ट है। अब आप कहोगे कि चलो गर्मी और सर्दी तो ठीक है, मगर मानसून से क्या मतलब हुआ यहां पर? मैंने बताया बच्चों कि पता नहीं चलता कि कब बैटल वॉर में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी जो आर्मी है, कोई भी स्टेट है, कभी भी मानसून सीजन में लड़ना पसंद नहीं करती, कोई भी कहीं की भी हो। तो इसीलिए यहां पर पानीपत में ये बैटल होना दोनों पार्टी के लिए यहाँ का क्लाइमेट बेनिफिशियल था। तो यहां पर बच्चों हमने ये इतने सारे रीजन देखे। तो उम्मीद है आपको ये फैक्ट सही से समझ आए होंगे, ये लेक्चर आपको नॉलेजेबल लगा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।